हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिलियन एजुकेशन। माय सेल्फ आशुतोष। अभी आप नया टॉपिक चालू करने वाले प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो दोस्तों इसमें हमें ज़्यादा कंसीडर करना है, ज़्यादा फोकस दिया है कि प्लांट ग्रोथ के ऊपर। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ मतलब इरिवर्सिबल चेंज इन बल्क, मीन्स इंक्रीज इन द बल्क ऑफ एनी बॉडी। या यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं प्लांट को, ठीक है, या उसमें कोई मॉडिफिकेशन या मॉर्फोजेनिक चेंजेस या फिजियोलॉजिक चेंजेस, ये सब उसमें आ जाते हैं। तो देखो दोस्तों, दो टाइप के ग्रोथ हो सकते हैं बेसिक। एक है क्वांटिटेटिव और दूसरी है क्वालिटेटिव। क्वांटिटी मीन हमें क्वांटिटी हमें कितना ग्रोथ मिले क्वांटिटी वाइज, मतलब क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगी, गर्थ मतलब मोटाई पेड़ की वो इंक्रीज होगी। बाद में क्या हो सकता है, वेट, ये सारी चीजें आ गई। क्वालिटेटिव मतलब कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई इनके प्रोसेसेस में। फॉर एग्जाम्पल लेज्यूमिनस प्लांट जस्ट स्टार्टिंग में उसके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टी नहीं थी, रूट नोड्यूल्स नहीं थे, पर धीरे धीरे उसके रूट नोड्यूल्स आ गए, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टी आ गई। ऐसी चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स बन गई बाद में, ठीक है। ये सारी चीजें, या फिर हम बोल सकते हैं कि कितनी सिंप्लिसिटी भी आ गई। सेलुलर अरेंजमेंट कैसा हो गया, ये सारी चीजें। पर हमें इतना ज्यादा फोकस उसमें नहीं, हमें ज्यादा फोकस ज्यादा क्वांटिटेटिव में ज्यादा करना है, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। तो प्लांट में ग्रोथ होने के लिए जैसे हम में स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही उस प्लांट में भी स्टेम सेल्स ही रहते हैं जो ग्रो होने की कैपेसिटी रहती है उनमें। वो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, या उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, ये तीन टाइप में डिवाइड करती है। एक है अपाइकल, इंटरकैलरी और एक है लैटरल। देखो अपाइकल नाम से ही पता चलता है, कोई तो एपेक्स में, तो ये कहाँ रहेगा, एट एपेक्स, मतलब नोक के ऊपर ऑफ रूट एंड शूट, इनके एपेक्स के यहाँ पे मिलेगी। इंटर कैलोरी कहाँ मिलेगी, एट नोड्स और बेस ऑफ इंटरनोड, ठीक है। अभी नोड इंटरनोड क्या है, एकदम बेसिक के लिए आपको पता ही होगा, फिर भी ये बता रहा हूँ। तो ये बाम्बू प्लांट है, ठीक है, तो ये क्या हुए, नोड्स, ठीक है। और ये पार्ट क्या हुआ, इंटरनोड, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, ये हुआ नोड और ये हुआ उसका बीच का पार्ट हुआ इंटरनोड। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे, इस एरिया में पाए जाते हैं। और लैटरल कहाँ रहेंगे, लैटरल कैम्बियम में होते हैं। आपको पता होगा कैम्बियम कहाँ रहता है, वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ रहता है। एकदम ब्रीफली बता देता हूँ। देखो, समझो ये टीएस है स्टेम का, ठीक है, तो ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो आउटसाइड रहेंगे वो फ्लोएम होते हैं। और जो इनसाइड होता है वो होता है जाइलेम टुवर्ड्स पीट। ये जो मिडल वाला पार्ट है इसको पीट बोलते हैं। और जो बीच वाला सेक्शन है, जो ग्रीन में मैंने बना रहा हूँ, वो हुआ कैम्बियम। अब ये जो कैम्बियम है वो एक स्प्लिट होंगे, कुछ सेल्स
जाइलम के डायरेक्शन में ग्रो होंगे और कुछ सेल्स फ्लोएम के डायरेक्शन में ग्रो होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगी, हर जगह ऐसा होगा तो क्या होगा, जो गर्थ है, ओके, थिकनेस ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस, मतलब ये लेटरल, अब मैं बाद में लिखूंगा, लेटरल ग्रोथ होती है, मतलब गर्थ में ग्रोथ होती है इसमें। तो कहाँ है, एट वैस्कुलर कैम्बियम। इसका मतलब समझे दोस्तों, कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, ओके, तो इसका फायदा क्या होगा, एपेक्स और रूट और शूट के यहाँ पे, तो ये लेंथ बढ़ेगी, इंक्रीज इन लेंथ। और जो दोस्तों जो ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ के ऊपर जाती है, मतलब रूट डीप टुवर्ड्स द ग्राउंड ग्रो होगा और शूट टुवर्ड्स स्काई ग्रो होगा। ये जो ग्रोथ है इसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, या फिर लिख सकते हो प्राइमरी ग्रोथ। तो एग्जामिनर समझ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। इंटर कैलरी, देखो यहाँ पे तो यहाँ से क्या आता है दोस्तों, एक छोटे छोटे लीव्स आते हैं, तो प्राइमोडल लीफ भी बोल सकते हैं, प्राइमोडल लीव्स। ओके, दूसरा शूट्स या नोड्स, शूट्स क्रिएट होते हैं, और कभी भी ये इस इंटरनोड का लेंथ को भी इंक्रीज करने को मदद करता है, इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटरनोड। और ये क्या करेगा दोस्तों, इंक्रीज द गर्थ, अभी आपको समझाया। एक बार देख लीजिए दोस्तों, मैं आगे देखता हूँ क्या पढ़ाना है और। ओके दोस्तों, अभी जो ग्रोथ होता है वो 3 फेजेस में होता है। फेज ऑफ सेल डिवीजन, और में फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट, और यहाँ पे फेज ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। अभी एक एक करके आपको बताता हूँ हर फेज में क्या होता है। देखो दोस्तों, पहले तो देखो एक जायगोट था। ठीक है, जायगोट फिर माइटोटिकली डिवाइड करके एक सेल बनाएगा, वो होगा मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, और एक सेल बनाएगा, वो डिफरेंशिएट करेगा, कैसे, एनलार्ज होगा, एनलार्ज होने के बाद फिर वो डिफरेंशिएट होगा, मतलब कुछ तो उसके फंक्शंस आएंगे, कुछ स्पेशलाइजेशन आएगा उसमें। ठीक है, तब उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो ये साइकिल हमेशा ऐसी होती है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से डिवाइड होगा, एक कुछ ऐसा सेल बनेगा जो सेल एनलार्जमेंट करेगा और फिर डिफरेंशिएट करेगा, और एक सेल रहेगा वो फिर से मेरिस्टेमेटिक रहेगा। ये ऐसा चलते रहेगा, और ये प्रोसेस रहती है सेल डिवीजन की बहुत स्लो। और इसके लिए हमें इसको लैग फेज भी बोलते हैं, लैग, लैग मतलब पीछे रहना, लैग फेज। ठीक है, स्लो चलती है ये। अच्छा, अभी सेल एनलार्जमेंट, देखो हम अभी इस सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने ये सेल, जो सेल एनलार्ज होने को जा रहा है अभी। ठीक है, अभी जो एनलार्ज होने को क्या होता है, जो पहले इनमें ना वैक्यूल्स बहुत कम रहते हैं, वैक्यूल्स मतलब छोटे छोटे पॉकेट्स रहते हैं, उसमें पानी भरा रहता है, कभी भी फूड भी रहता है, फूड वैक्यूल अलग है, मैं पानी वाटर वैक्यूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वाटर वैक्यूल्स डेवलप, वैक्यूल बहुत सारे डेवलप है, मतलब बहुत सारा पानी इंक्लूड हो रहा है उसके अंदर, इसका मतलब क्या होगा, सेल की साइज बढ़ जाएगी, थोड़ा सा टर्जिड हो जाए, टर्जिड मतलब आप बलून के अंदर पानी डालो तो उसे एकदम फूल जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्जिड, टर्जिडिटी बढ़ जाएगी। ऑफ सेल इंक्रीज, ओके, तो क्या होगा, सेल एलोंगेशन
एंड साइज ऑल्सो इंक्रीज। ओके, ये होता है। अब ये जो प्रोसेस स्लो थी, ये बहुत फास्ट रहती है। बहुत फास्ट मतलब एक्सपोनेंशियली फास्ट होती है, ठीक है। यही इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, या कभी भी लॉग फेज भी बोलते हैं। लॉग, मैं यहाँ पे लॉग फेज लिखता हूं, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। ओके, तो देखो ये दोस्तों, जो सेल एनलार्जमेंट हो गया उसका, ठीक है, बड़ा बन गया, तो वो बाद में डिफरेंशिएशन में जाएगा। मतलब अलग अलग उसके सेल्स बना चालू हो जाएंगे, उससे स्पेशलाइज हो जाएगा, स्पेशलाइज फंक्शन आ जाएगा उसका पास, ठीक है। तब उसका सेल डिवीजन रुक जाएगा, ठीक है। जैसे कैम्बियम से जाइलम और फ्लोएम बने। कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक था, जाइलम फ्लोएम क्या है, एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, उनके खुद के एक फंक्शंस है, ठीक है। वैसे कॉर्क जैसे मतलब जहाँ पेड़ के ऊपर पूरा आपने देखा होगा, पूरा डेड मटेरियल रहता है, कड़क रहता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डेड सेल्स। ओके, वो भी एक फंक्शन ही है उसका, वो सेल्स का, अपन डेड है तो भी फंक्शन ही है, वो भी डिवाइड तो होता नहीं है। तो क्या आएगा इसमें, सेल्स डिफरेंशिएशन टेक प्लेस, मतलब सेल्स स्पेशलाइजेशन टुक प्लेस। इसका मतलब क्या है, सेल मैच्यूरेशन होगा, मतलब सेल होगा वो मैच्योर बोला जाएगा, इसे मैच्योर सेल। मैच्योर सेल ग्रो नहीं होता, ठीक है, ये हो गया। और फिर ये होते होते कैसा, इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, ये धीरे धीरे स्लो हो जाता है प्रोसेस, और बाद में स्टेडी हो जाता है, ठीक है। तो इस फेज को स्लो भी बोलते, मतलब स्टेशनरी बोलते हैं। और इसका दूसरा भी नाम है इस फेज को, स्टेशनरी फेज ही बस। ओके, देखिए ये फेजेस एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये इस सारे आगे का कुछ हम जो ग्राफ वगैरह निकालेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रोथ कर्व्स वगैरह, इससे मैं कोरिलेट कर सकता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। ओके, अब एक नेक्स्ट छोटा सा डायग्राम रहेगा, वही चीज़ इसमें बताइए आप उन्होंने, ठीक है। ये सीड है, जिसे वो जर्मिनेट करेगा, तो जर्मिनेशन के टाइम क्या, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन चालू होगा, ठीक है। पर वो धीरे 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 कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, टिप्स में। किस, ये इसका क्या है, रेडिकल टिप, जो बाद में रूट बनने वाला है, ठीक है। और जैसे वो सेल बन गया, फिर कुछ एनलार्ज होंगे, कुछ मेरिस्टेमेटिक रहेंगे, कुछ मेरिस्टेमेटिक रहेंगे, वो ग्रो करते रहेंगे, जैसे ये ग्रो होते रह रहे हैं। और कुछ पीछे रह जाएंगे जो डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, या फिर पहले एनलार्ज होंगे बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे कुछ सेल्स डिफरेंशिएट कर रहे, इसे रूट हेयर होना आना चालू हो गया, ठीक है। और जोन ऑफ मैच्योर सेल, यहाँ पे इनका ग्रोथ होना थोड़ा सा कम हो गया, ये स्लो हो गया, और बाद में स्टेशनरी हो जाता है, ठीक है। और जोन ऑफ फॉर्मेशन आपको बताया, जो जोन ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा करके अपाइकल मेरिस्टेम रहता है। जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ एलोंगेशन, तो यहाँ पे एलोंगेट मतलब सेल का साइज बढ़ते हो रहा है। यहाँ पे जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स या टिश्यू में कन्वर्ट होते जाते हैं सेल्स, और उसका ग्रोथ ऑलमोस्ट स्लो हो जाता है और कम हो जाता है। आप आपके सोचते हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि ये सेल ग्रो करना बंद हो जाते हैं, तो ये आगे बढ़ता कैसे है। तो दोस्तों, जो पुराने सेल है वो उसको मारा जाता है, उसको साइडलाइन किया जाता है, उसके जगह कोई दूसरे सेल्स आते हैं, ठीक है। मतलब वही सेल्स ग्रो नहीं होते, पर कौन देने वाला है दूसरा सेल्स, कैम्बियम, ठीक है, वो देते रहता है नया नया सेल्स। ओके, आगे चलते हैं। आगे था एक छोटा सा पार्ट है, जैसे कंडीशन ऑफ ग्रोथ, छोटा सा लिखा हुआ था। अभी ग्रोथ के लिए कंडीशन क्या है, पहले तो दोस्तों पानी होना चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में रहते हैं, वो पानी में रहेंगे तो आयनिक फॉर्म में रहेंगे, आयनिक फॉर्म में रहेंगे तो ही रूट के अंदर एंटर कर पाएंगे। दूसरी बात, जो जाइलम फ्लोएम से जो न्यूट्रिशन चला जाता है, फॉर एग्जांपल जो एब्जॉर्ब किया हुआ न्यूट्रिशन फ्रॉम जाइलम टू अदर पार्ट्स चले जाते हैं, लीव्स वगैरह। और जो ग्लूकोज, ये जो ऑर्गेनिक जो कंस्टिट्यूएंट्स फूड वगैरह प्रिपेयर किया है, वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में कहाँ से आते हैं, फ्लोएम में। तो उसके लिए पानी चाहिए ना, पानी में मीडियम है, उसमें मिक्स होके ही जाएगा, तो इसलिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, सनलाइट।
सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि वो जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बताया था जब कॉटिलेडॉन ऐसे एक्सपोज हो जाते हैं वो क्या बनते हैं, प्राइमरी लीफ। आपने देखा फ्लेशी फ्लेशी लीव्स देते हैं, वो एक्चुअली वो कॉटिलेडन होते हैं। और वो ग्रीन कलर रहते हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। पर क्लोरोफिल वो उसको सेकेंडरी लीफ आने के लिए तब तक फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, तो जर्मिनेशन के लिए लाइट की ज़रूरत है। बाद में फोटोसिंथेसिस के तो रहती है लाइट की ज़रूरत बाद में, तो वो लोग लिख सकते हैं। बाद में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। ज़रा सा ब्रीफ में अपन आगे भी है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल, छोटा सा सब टॉपिक है, उसमें हम उसमें डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे मिनरल्स हैं, ठीक है। और क्या क्या लगता है इसमें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगे क्योंकि दोस्तों प्लांट खाली फोटोसिंथेसिस नहीं, रेस्पिरेशन भी करता है, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि उसको एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करनी है बाकी के फंक्शंस कैरी ऑन करने के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है यहाँ पे। और ऑप्टिमम टेम्परेचर अराउंड 28 to 32 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस टेम्परेचर में एम्बियंट टेम्परेचर बोला जाता है, जहाँ पे एंजाइम्स वगैरह उसमें फंक्शन करते हैं। अगर एंजाइम फंक्शन करते हैं तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह जो भी होता है, वो अच्छी तरह कैरी ऑन हो पाएगा प्लांट्स बॉडी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए, अपन आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या टर्म्स है, किसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि प्लांट ग्रो हो रहा है? टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। बहुत सारे, हम कोई भी चीज हम ले सकते हैं प्लांट की ग्रोथ हो रही है क्या वो देखने के लिए। फॉर एग्जांपल एक सिंपल वाला लेंगे, लेंथ, कि लेंथ बड़ी है क्या, वो चेक कर सकते हैं। वेट बढ़ा है क्या उस प्लांट का, वो कह सके। तीसरा गर्थ, ओके, थिकनेस वो बड़ी है क्या, उससे पता चलेगा कि लैटरल ग्रोथ हो रही है क्या, ठीक है, वो बोल सकते हैं। बाद में फ्रूट साइज भी अपन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक अपने आपके टेक्स्ट बुक में वाटरमेलन का लिखा था, फ्रूट एंड फ्लावर साइज। वाटरमेलन आपको पता है ऑलमोस्ट 80% तो उसमें पानी ही रहता है, पानी भर भर के उसका साइज ऑलमोस्ट 4 lakhs टाइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उसका 4 lakhs टाइम ज़्यादा हो जाता है, जितना उसका छोटा सा फ्लावर था उससे, ठीक है। ये हो गया। और क्या क्या हम लोग उसके लिए बोल सकते हैं कि प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है। ड्राई वेट हो गया, लेंथ हो गया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसकी, लीफ की। उसके पता चल जाता है कि ग्रो हो रहा है क्या, जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर में हम कैलकुलेट करते हैं कि एरिया कितनी है, बाद में एरिया कितनी हुई लीफ की, उसके ऊपर, ठीक है। ये सारी खाली टर्म्स ऑफ ग्रोथ है। तो अभी एग्जैक्टली हम लोग अभी डायनामिक्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ रेट कैसा होता है। देखो दोस्तों, अभी ग्रोथ रेट क्या होता है। देखो, रेट रेट मतलब स्पीड। अगर स्पीड की बात करें, हम कुछ कैलकुलेट करते हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना उसने काम किया या कुछ भी किया, कितने टाइम में किया, ठीक है। रेट आता है तो टाइम आता है। तो इसमें हमें ग्रोथ ढूंढनी है, तो ग्रोथ के लिए पैरामीटर आपको बताए, लेंथ, वॉल्यूम, वेट वगैरह ये सब चीजें। अभी देखना है रेट। रेट मतलब उस टाइम में कितना उसका ग्रो हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्रोथ इन यूनिट टाइम, नथिंग बट ग्रोथ रेट। अभी एक ग्रोथ रेट फाइंड करने के लिए दो तरीके बताए उन्होंने। एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है, और दूसरा रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। देखो, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ में इतना ही डिफरेंस है। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट नंबर में हम जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ सेल्स पकड़ रहे हैं या नंबर ऑफ एरिया पकड़ रहे हैं, कितना एरिया या किसकी लेंथ हम लोग देख रहे हैं, किसकी एरिया देख रहे हैं, या हम इसमें बोलेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स। मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। अगर नंबर ऑफ सेल्स मतलब फॉर एग्जांपल पहला नंबर ऑफ सेल्स एन वन थे, बाद में बन गए N2, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आया, DN,
और टाइम, पहले क्या टाइम था, बाद में कितना टाइम, मतलब कितना टाइम चला गया, उसको क्या बोलेंगे, dt। तो ये हो गया dn/dt, इसे डिजिग्नेट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, n2 माइनस n1, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम कितना टाइम लैप्स हुआ, वो चेंज होने के लिए कितना टाइम लिया, दैट इज dn/dt, दैट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ। तो दोस्तों अभी रिलेटिव ग्रोथ क्या होगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होगा, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट डिवाइड बाय इनिशियल प्रेजेंट, मतलब पहले कितने सेल्स थे, या पहले कितना एरिया था, या पहले कितना वॉल्यूम था वो। ठीक है, ये होता है। अभी एक सिंपल एक डायग्राम है, इसमें ये दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। देखो, ये दो लीव्स है, इसका पहले ये ए की बात करता हूं, यहां पे मैं ए लिखता हूं, ए के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ए का इनिशियल कितना था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर ये एक दिन में कितना बन गया, 10 सेंटीमीटर। मतलब कितना डिफरेंस, कितना ग्रो हुआ, n2 माइनस n1, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, ये क्या हुआ, dn, कितना टाइम, एक दिन का टाइम बोल रहा हूं, मतलब dn/dt इज इक्वल टू 5/1, मतलब 5 बराबर, ये हो गया। अभी इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या हुआ, 5 RGR। ठीक है, 5 अपॉन इनिशियल कितना था, 5 सेंटीमीटर, 5/5 कितना आया, 1। हम पता है प्रोबेबिलिटी में 1 को 100% माना जाता है। ठीक है, 1 मतलब 100%। अगर मैं यहाँ पे 100% लिखता परसेंटेज फॉर्म में, ठीक है, तो 100% आता, मतलब ये ए 100% ग्रो हुआ है। वही चीज अभी बी की बारे में बात करता हूं। ठीक है, बी का क्या था, इनिशियल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल कितना हुआ, 55। मतलब कितना डिफरेंस आया, n2 माइनस n1, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 55 - 50, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना टाइम, एक दिन का टाइम ले रहा है, यहाँ पे भी एक दिन में, यहाँ पे भी एक दिन में। तो ये यहाँ पे लिखता हूं, इसका AGR, ठीक है, कितना हुआ, 5/1, इसका भी आया 5। ठीक है, इसका भी 5 आया, कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे, है ना, ये रहेगा। देखो, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, खाली फर्क आएगा RGR में। क्यों, क्योंकि हमें ये करना है कि इनिशियल से का कितना बड़ा, कितना परसेंटेज बड़ा, ये RGR हमें देगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट। RGR क्या आएगा, AGR अपॉन इनिशियल सेल मास, या सेल नंबर, या सेल एरिया, या बॉडी एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, तो 5, ठीक है, AGR आया 5, पर इनिशियल कितना था, 5, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आया, इसको इंटू 100 भी कर सकते हैं, परसेंटेज फॉर्म में निकालना है तो। ठीक है, ये गया, ये गया, टू, ये 10%, मतलब बी 10% ग्रो हुआ। ठीक है, यहां पे लिखता हूं, बी 10% ग्रो हुआ, और ए पूरा 100% ग्रो हुआ। समझे आप, RGR का ये यूटिलिटी है कि हमें पता चल जाता है, हम कंपेयर कर सकते हैं दो डिफरेंट प्लांट या दो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कितने रेट से ग्रो हुए, कौन ज्यादा फास्ट है, ठीक है, कौन ज्यादा स्लो है, वो हमें RGR और AGR से पता चल जाता है। ठीक है, ये सब है। ठीक है, अभी हम आगे चले जाते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ में।
देखो दोस्तों, एक है एरिथमेटिक ग्रोथ, और एक है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, हमने आपने पढ़ा होगा मैथ्स में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक चीज कैसे एक ही इंटरवल लेके बढ़ रही है आगे, ठीक है, एक ही स्पीड में बढ़ रही है। और जब से ज्योमेट्रिक ग्रोथ में आएगा तो उसमें कैसा, उसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो, थोड़ा धीरे धीरे बड़ा 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 और बहुत फटाक से ऊपर चला गया, ठीक है, दैट इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो एक से दो सेल हो गए, ठीक है, ये दो से चार हो गए, फिर बाद में आठ हो गए, ये और सो ऑन, ठीक है, टोटल आठ हो गए। तो कितना हो गया, एक दो, बाद में चार हो गए, आठ हो गया, तो ये ऐसे ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। ठीक है, पर रेट क्या है, हर इसमें एक से दो सेल हो गए, ठीक है, एक के दो दो, दो दो से बढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट बिकम एरिथमेटिक ग्रोथ। मतलब रेट कैसा बढ़ रहा है, टू, बाद में फोर हो गया, बाद में सिक्स हो गया, बाद में एट हो गया, ऐसा बढ़ रहा है। पर ज्योमेट्रिक में ऐसा नहीं होता। ज्योमेट्रिक में रेट, ठीक है, पहले अगर समझो टू है, पर बाद में फिर से बनेगा फोर, बाद में एक्सपोनेंशियली बनेगा एट, बाद में बनेगा सोलह। ये एक्सपोनेंशियली अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो स्ट्रेट ऐसा चला जाएगा ऊपर, जे शेप्ड, ठीक है। रेट टू टाइम, अगर अगर इसका ग्राफ निकालेंगे तो एकदम सेम, एकदम स्ट्रेट लाइन तक जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा ऐसा, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेट एकदम सेम प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है, ठीक है, रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो ये एकदम ऊपर चला जाएगा, जिसको जे शेप कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। हर एक चीज अलग अलग टाइम में होती है। हमने देखे फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ फर्स्ट में क्या देखा हमने, सेल डिवीजन स्लो होता है, ठीक है, और बाद में क्या देखा, सेल एलोंगेशन बहुत फास्ट होता है, और बाद में देखा स्टेडी ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, ओके, डिफरेंशिएशन के टाइम। तो देखो दोस्तों, इधर एरिथमेटिक ग्रोथ है, स्टेडी ग्रोथ है, हो रही है, तो ये कौन से फेज में आएगा, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना दोस्तों। इस फेज में एरिथमेटिक ग्रोथ रहेगा, और ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहां पे रहेगा, फेज ऑफ एलोंगेशन या फेज ऑफ साइज इंक्रीज। साइज जब इंक्रीज होता है, फॉर एग्जाम्पल टू, फेज टू में होता है, ठीक है, फेज ऑफ एलोंगेशन इस चीज में होता है, ठीक है। दोस्तों कुछ फॉर्मूलास है इसमें बताए, जैसे इसमें फॉर्मूला दिए एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी, ठीक है। एल टी क्या हुआ, एल टी मतलब लेंथ, हम कुछ भी ले सकते हैं, वेट ले सकते हैं, लेंथ ले सकते हैं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कुछ। इस बार मैं लेंथ ले रहा हूं इस फॉर्मूला में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, लेंथ आफ्टर टाइम टी, फाइनल फाइनल लेंथ, ओके। एल जीरो इनिशियल लेंथ, इनिशियल कितनी थी, आर कितना है, आर मतलब रेट, रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब एब्सोल्यूट रेट, है ना। टी क्या है, टाइम, टाइम लैप्स, कौन सा, एल जीरो से एल टी होने तक कितना टाइम लगा, वो टाइम, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। और वैसा ही इस चीज में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला ऐसा रहेगा, ठीक है, ई इज एक्सपोनेंशियल, और आर टी आपको पता है, डब्ल्यू जीरो और डब्ल्यू टी कैसा होगा, वही, मतलब फाइनल वेट, फाइनल या इनिशियल वेट,
ठीक है, ये रहेगा। इस फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई वेरिएबल मिसिंग रहेगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो इस चीज से। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। ओके, अभी हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। ओके, ग्रोथ कर्व। तो दोस्तों ग्रोथ क्या हो गया होगा? ग्रोथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट टाइम, क्योंकि टाइम के हिसाब से हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक में दो ग्राफ है, मैं खाली आपको एक ग्राफ बताता हूँ, दूसरा आपको पता चल जाएगा। इस ग्राफ को सिग्मोइड ग्राफ भी बोलते हैं, क्योंकि सिग्मा शेप है, एस शेप है। ठीक है, तो इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रेट या नंबर ऑफ सेल्स, या आप बोले लेंथ, वो लिख सकते हो। ठीक है, या ग्रोथ लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या रहेगा, वेरिएबल टाइम। यहाँ पे ए टू बी। ठीक है, देखो जैसे टाइम जा रहा है, ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, लीनियर, है ना, लीनियर। यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल। और यहाँ पे डी एक्सिलरेट हो रही है, जैसे यहाँ पे एक्सिलरेट होके एकदम एक्सपोनेंशियल गई, यहाँ पे ग्रोथ एकदम डी एक्सिलरेट होती है, मतलब उसका स्पीड धीरे 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 रेट कम होते जा रहा है। और कम होने के बाद क्या हुआ, एक स्टेबल आ गया। ठीक है, स्टेबल स्टेज आ गया। तो इस फेज को क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज। अभी दोस्तों हम इससे, हम वो फेजेस जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखेंगे। ठीक है, सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन, उससे अगर बात करें तो ये लीनियर किस में आएगा, स्टार्टिंग में सेल डिवीजन में, क्योंकि उस समय जो ग्रोथ रेट है बहुत स्लो होती है। ठीक है, और जैसे एलोंगेशन वगैरह चालू होती है उस सेल्स की, वो ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होती है, तो वो किस में आएगा, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एलोंगेशन फेज। और स्टेशनरी फेज कैसा आएगा, कहाँ पे, जब वो मैच्योरेशन पे आ जाती है, एकदम डिफरेंशिएशन होने लगता है। ठीक है, उस फेज में आ जाएगा, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, यही ग्रोथ है। ये खाली आपके आगे डायग्राम में आपको बताया है जे शेप का। जे शेप का मतलब एक्चुअली ये पॉपुलेशन साइज और ईयर लिखा है, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए, यहाँ पे टाइम होना चाहिए। देखो अभी ये होता कैसा है, एकदम स्ट्रेट ऊपर है, पर हाइपोथेटिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आगे जाएगा, यहाँ पे क्रैश बोलते हैं इसको, क्रैश, बंद हो जाएगा ग्रोथ और तुरंत गिर जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन क्रैश या फिर कोई ग्रोथ क्रैश भी बोल सकते हैं। तो इस ग्रोथ कर्व को, क्योंकि हाइपोथेटिकल है, तो ये ग्रोथ कर्व एक्चुअली रियलिस्टिक है, क्योंकि एक लेवल के आगे ग्रोथ स्लो होनी ही है। इस चीज में ग्रोथ इंक्रीज ही हो रही है, कहाँ जाएगी कब रुकेगी कुछ पता नहीं है। ठीक है, वो चीज है जे शेप कर्व में। तो आपको ग्रोथ कर्व समझा दिया। ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसका, सेमी इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ मैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चीज में आपको पूछा सकता है, पर डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन में। ठीक है,
तो मैं ऐसे ही कंपैरिजन में आपको बताता हूँ, इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। ये होता क्या है? आपको इतना पता है, डिफरेंशिएशन पता है, फेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा। ठीक है, सेल बाद में ग्रो होने के बाद एक लेवल के बाद मैच्योर हो जाते हैं, फंक्शनली स्टेबल हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, और अपना उसके बाद ग्रोथ होना स्टेबल हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। ठीक है, ग्रोथ हॉल्ट्स, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स इंक्रीज, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। ठीक है, जैसे हमने देखा कैम्बियम, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। ठीक है, बाद में ग्रो होने के बाद वो डिफरेंशिएट करता है फ्लोएम और जाइलम, गर्थ बढ़ाता है। ठीक है, उससे क्या होगा, जाइलम फ्लोएम क्या है, एक डिफरेंशिएटेड सेल्स हो गए। ठीक है, वैसे और एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में बताया। ठीक है, कहाँ पे, हाइड्रोफाइट में, हाइड्रोफाइट मतलब पानी वाले पौधे। ठीक है, पैरेनकाइमा से सेल्स रहते हैं, पैरेनकाइमा, वो साइजोजिनस गैप निकालते हैं, साइजोजिनस। मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर समझो ये सेल्स है, ये सेल्स सेपरेट होंगे, और जो गैप हुआ ये साइजोजेनस गैप। ठीक है, सेपरेट होने के बाद जो बीच में गैप रह गया, साइजोजेनस गैप। तो इससे क्या होता है, एक एयर पॉकेट होती है, एयर पॉकेट की वजह से वो जो बॉयंसी आ जाती है इस प्लांट को पानी में तैरने के लिए। ठीक है, दैट इज अ स्पेशलाइज फंक्शन। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी डी डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन मतलब जो अभी जो डिफरेंशिएट होके उनका जो ग्रोथ हॉल्ट हो चुका है। ठीक है, हॉल्ट हो गया, अभी वही सेल्स फिर से अपना क्या बोलते हैं, ग्रोथ करना चालू होगी, फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे वो। एक एग्जांपल है इसमें, टीएस ऑफ स्टेम है। ठीक है, ऊपर क्या रहेगा, प्राइमरी फोलियम फ्लोएम। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम, नीचे क्या रहेगा, प्राइमरी जाइलम। मैं कलर चेंज कर देता हूँ वही। ओके, देखो दोस्तों, अभी जो सेल्स है ये क्या हुआ, कैम्बियम। ठीक है, इसको बोलते हैं फैसिकुलर कैम्बियम, फैसिकुलर मतलब वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर के वेसल्स के अंदर है ये। ठीक है, या इसको इंट्राफैसिकुलर भी बोलते हैं क्योंकि फैसिकल के अंदर है, वेसल के अंदर है। पर और एक कैम्बियम होता है जो इंटरफैसिकुलर होता है, जो ये इसके कंटिन्यूस होता है। ठीक है, ये क्या हुआ, इंट्राफैसिकुलर, कलर इंक चेंज करता हूं, इंट्रा फैसिक्यूलर कैम्बियम। और जैसे ये बाहर था दो वेसल के बीच में, ये हुआ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। अभी ये जो एक कैम्बियम है कैसे बना, पहले रहते हैं एक पैरेनकाइमेटियस सेल, या फिर इसको मैट्रिक्स सेल भी बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रो नहीं होते बाद में, पर ऐसा कुछ हो जाता है इस सेल्स में, वो बन जाते हैं मेरिस्टेमेटिक, अगेन अगेन मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे वो मेरिस्टेमेटिक हो गए, ठीक है, वो डिवाइड करना चालू हो जाते हैं, जैसे एक सेंटर के साइड टुवर्ड्स पिट जो सेल्स छोड़ते हैं। ठीक है, वो बन जाते हैं जाइलेन, और कुछ सेल्स उसके अगेंस्ट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स बोलते हैं,
वहां पे सेल्स छोड़ना चालू कर देते हैं, वो बन जाएंगे आपके फ्लोएम। ठीक है, तो ऐसे ही उसका गर्थ बढ़ते जाएगा। तो इसमें हमने क्या सीखा, जो पहले जो पैरेन्काइमस सेल्स थे, ठीक है, वो मैच्योर थे, पर वो फिर से मेरिस्टेमेटिक बन गए। ठीक है, क्या बन गए, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। वैसा एक कॉर्टिकल कैम्बियम में भी होता है। ठीक है, वो मैं भी बता रहा हूं, इसमें बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, डिफरेंशिएटेड मैच्योर सेल्स रीगेन सेल डिवीजन प्रॉपर्टी या मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। फिर ये अपना इंटरफेसिकुलर या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का आप देख के एग्जांपल छोड़ सकते हो। ठीक है, अभी रीडिफरेंशिएटेड मतलब क्या, अभी ये जो 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 डिफरेंशिएट होने के बाद फिर से डी डिफरेंशिएट हो गया, मतलब मेरिस्टेमेटिक होगा, फिर से वो अपना जो डिफरेंट जो प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन, फॉर एग्जाम्पल जो से मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी है खो देता है, फिर से वो एक मैच्योर बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखो, डिफरेंशिएटेड सेल्स अगेन loses मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी एंड बिकम्स मैच्योर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, डायग्राम से बताता हूं आपको। ये क्या हुआ आपका फ्लोएम, बीच में होता है जाइलम। ठीक है, तो जो कैम्बियम है, तो ये तो आपको पता है, इंटरफेसिकुलर इंटरफेसिकुलर, वैसा एक कैम्बियम इधर भी होता है, आउटर नियर द कॉर्टेक्स। ठीक है, वो भी पहले पैरेन्काइमस सेल थे, वो डी डिफरेंशिएट होके कैम्बियम बने, मेरिस्टेमेटिक बने। तब क्या होता है, कुछ सेल्स इस साइड ग्रो होके टुवर्ड्स पेरिफेरी टुवर्ड कॉर्टेक्स चले जाते हैं। ठीक है, और उस वहां जाने के बाद एकदम हार्ड और हॉर्नी बन जाते हैं। ठीक है, उसमें स्क्लेरेनकाइमा और लिग्निन बहुत ज्यादा ये डिपॉजिट हो जाता है, और वो एकदम कड़क बन जाए, उसको बोलते हैं कॉर्क, कॉर्क। और इस कैम्बियम को बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, और कुछ सेल्स इनर साइड ग्रो होते हैं। ठीक है, वो क्या बनेंगे, एक नया सेकेंडरी जाइलम, सॉरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, सॉरी सॉरी जाइलम होता है एक्चुअली। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम। तो देखो दोस्तों, जो अभी पहले कॉर्क कैम्बियम था, मेरिस्टेमेटिक था, धीरे धीरे ग्रो करने लगे और दूसरे दो सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो गए, डिफरेंशिएटेड। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इट गेटिंग डिफरेंशिएटेड, तो हो गया ना रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, बाद में प्राइमरी जाइलम कॉर्क वो तो ग्रो होते नहीं है, खाली रिप्लेस हो जाते हैं। कहाँ से, कॉर्क कैम्बियम से, पुराने अंदर चले जाएंगे, क्रश हो जाएंगे, चले जाएंगे, और नए बनते जाएंगे। वैसा ही उधर भी होता है। कॉर्क में क्या होता है, पेड़ की लकड़ी आपको पता है, सूखी लकड़ी टूटती रहती है, रिप्लेस होती है, और अंदर से नई लकड़ी बनती रहती है, वो इसके वजह से। ठीक है, ओके, डिफरेंशियल ये सब आपको समझ में आया। यहाँ पे एग्जाम के लिए एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि कॉर्क कैम्बियम से जो सेकेंडरी जाइलम और जो कॉर्क बनता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है।
ओके, छोटा सा पार्ट है, खाली बता देता हूँ, मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट मतलब क्या? सिस्टमेटिक, ठीक है, ऑर्डर, सिस्टमेटिक चेंज इन शेप, फंक्शन ऑफ प्लांट। ओके, शेप, फंक्शन, फिजियोलॉजी और बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल रोल जो भी है आप लिख सकते हो इसमें, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो कुछ डेवलपमेंट के स्टेजेस है। ये सीड जर्मिनेशन वही है, चीज हमें पता है वही है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन मतलब आपको पता है सीड जर्मिनेट होगी, ट्यूब लाया जाएगा बाहर, ठीक है, वो बनेगा शूट, बाद में फिर रेडिकल बनेगा रूट, ये सब चीज़ें होती है। बाद में मेरिस्टेम, मेरिस्टेम मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड होंगे, सेल डिवीजन होगा उनका, एक बनेगा फिर मेरिस्टेमेटिक सेल और दूसरा बनेगा कुछ स्पेशलाइज होने की कोशिश करेगा एलोंगेट होने के बाद, ठीक है। बाद में प्लाज्मेटिक ग्रोथ वही है, मतलब प्लाज्मेटिक ग्रोथ में सेल बढ़ेगा, एट्रोपी होगी, ठीक है, कि उसमें वैक्यूल में पानी भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। बाद में एलोंगेशन होगा उसके, इसलिए उसका प्राइमरी ग्रोथ होगा, सेल एलोंगेट होगा मतलब हाइट बढ़ती है, ठीक है, प्लांट की। सेल मैच्योर होगा, बाद में डिफ्रेंशिएट होकर मैच्योर होगा, सेल ग्रोथ होना बंद हो जाएगा, खाली उसके फंक्शन स्पेशलाइज हो जाएंगे, पर उसको बोलेंगे मैच्योर सेल। बाद में सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब एक है ना एजिंग की प्रॉपर्टी है। जब सेल्स माइटोटिकली इनएक्टिव हो गया, उसका जो माइटोसिस जो प्रॉपर्टी है सेल डिवीजन करना या उसके फंक्शंस जो भी कर रहा है वो हार्मोन बना रहा है या फिर एंजाइम क्रिएट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है वो बंद होना, उस प्रॉपर्टी उस टाइम को बोलते हैं सेनेसेंस। मतलब पॉइंट वेयर सेल स्टॉप द माइटोटिक डिवीजन प्लस स्टॉप्स इट्स फंक्शंस इज कॉल्ड सेनेसेंस। सेनेसेंस के बाद क्या होता है? डेथ, सेल डेथ, ठीक है। ये सब चीजें बस। आगे देखता हूँ, ठीक है। प्लास्टिसिटी एक छोटा सा टॉपिक है, खाली दिया है इसलिए बता रहा हूँ। प्लास्टिसिटी, देखो दोस्तों, हर प्लांट, ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स या उसके फंक्शंस या मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी चेंज होते रहते हैं डिपेंड ऑन दिस एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंडीशन या फिर इंटरनल कंडीशन। इंटरनल कंडीशन की बात करें तो इंटरनल वो कैसा हो रहा है, मतलब पहले मैच्योर, पहले ज्यूनाइल है, बाद में धीरे धीरे मैच्योर होगा, बाद में एडल्ट होगा, ठीक है। तो वो भी एक इंटरनल चेंजेस हो गए। और जैसे एक्सटर्नल चेंजेस क्या होगा? लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब चीजें। वैसे एक छोटा सा टॉपिक है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, या मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट इज शोन डिपेंडिंग ऑन वेयरिंग द एनवायरमेंटल, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन और इंटरनल कंडीशन, ठीक है। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। उसका एक बहुत सारे टॉपिक्स है उसमें, पर आपके लिए खाली एक ही है, एक है वो हेट्रोफिली, ठीक है। ओके, हेट्रोफिली, देखो हेट्रोफिली आपने अभी गया होगा कभी मार्केट में, ठीक है, सब्जी मंडी में, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी कोरिएंडर मतलब जो धनिया रहता है उसके पत्ते कुछ ऐसे रहते हैं, कभी कभी नॉर्मल बड़े रहते हैं, ठीक है। तो एक ही प्लांट में ऐसे अलग अलग पत्ते कैसे आ सकते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोफिली, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स, किसके लिए? विथ रिस्पेक्ट टू या विथ एक्शन ऑफ टू वेरियस स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे ये लक्सपुर प्लांट, ये जो है ना, ये लक्सपुर प्लांट का है, ठीक है। देखो प्लांट एक ही है, ठीक है, एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ पे आपको दो लीफ, दो टाइप के लीफ मिलेंगे। जब वो जूनल कंडीशन में रहता है, ठीक है, तो उसके पत्ते कुछ ऐसे रहेंगे। जैसे एडल्ट में चला जाएगा, उसके पत्ते कुछ ऐसे रहेंगे। वो भी एक इंटरनल स्टिमुलाई हो गया, क्योंकि जुवेनाइल और एडल्ट में अलग अलग हॉर्मोन्स रहेंगे, अलग अलग इंटरनल मेटाबॉलिज्म कंडीशन रहेगी, ठीक है। उस हिसाब से अलग अलग टाइप ऑफ लीव्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही दूसरा दूसरा इसके दूसरा और एक एग्जांपल है, इसका नाम है बटर कप।
ये जो एग्जाम्पल है दो बटर कप के, देखो जब बटर कप टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहता है, ठीक है, तो उसके पत्ते ब्रॉड होते हैं, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया रहता है, फोलिशियस होते हैं, ठीक है। और जैसे एक्वेटिक आ जाता है, ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट में उसके जो लीव्स है वो थोड़े से ट्रेड लाइक रहते हैं, फाइब्रस रहते हैं इसकी तरह से, ठीक है। तो देखो एक ही प्लांट में दो अलग अलग टाइप ऑफ लीफ बता देंगे, पर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टिमुला इट इज देयर, इट इज अ रिएक्शन टू द अदर स्टिमुला, इट इज आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटरनल बताया और यहाँ पे एक्सटर्नल है बटर कप का एग्जाम्पल, ठीक है। ये एकदम बहुत ही ईजी था यह टॉपिक। देखो अभी जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, ठीक है, वो है ग्रोथ हार्मोन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा ग्रोथ हार्मोन, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑक्सिन या जिब्रेलिन के बीच में आ जाएगा, दोनों में से एक ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, साइटोकाइनिन्स और इथिलीन वगैरह इन लोग से, पर ये टॉपिक छोड़ना मत, ठीक है। चालू करते हैं। ठीक है, देखो ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, ठीक है। आप ये मत जाना कि ग्रोथ हार्मोन मतलब ग्रोथ ही प्रमोट ही कर रहे हैं, खाली दे आर रेगुलेटिंग। ग्रोथ रेगुलेटर मतलब आइदर ये कम भी कर सकते हैं ग्रोथ को, ओके, इनिबिट भी कर सकते हैं या एनहांस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ग्रोथ हार्मोन्स दो टाइप के, ओके, ग्रोथ प्रोमोटर्स और दूसरा ग्रोथ इनिबिटर्स। हम दो चीज में क्लासिफाई करेंगे, हम पहले इसमें देखेंगे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, तो इसको जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं इसलिए जीए मार्क करते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनिबिटर में इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ए बी बोलते हैं, ठीक है। तो हम चालू करते हैं। पहला ग्रोथ हार्मोन वो है ऑक्सिन, ओके। पहला है बात है तो ये कहां पे मिलता है, इट इज सिंथेसाइज एट टिप ऑफ रूट एंड शूट, ठीक है, रूट एंड शूट के यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसका केमिकल कंपोजिशन है इंडोल 3 एसेटिक एसिड, या इसको IAA भी बोलते हैं। ये कॉमन ऑक्सिन्स है जो पाए जाते हैं प्लांट में नेचुरली, ठीक है। और ये फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड है इन प्लांट्स, ओके। और ये इसका प्रिकर्सर क्या है, मतलब किससे ये तैयार होता है, तो इसका प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन। देखो ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है, प्रिकर्सर, ओके। और देखो दोस्तों और भी बहुत सारे जो सिंथेटिकली भी इसे तैयार हो गए हैं, ठीक है, जैसे इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, और भी है नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, बस। अब ये ग्रोथ कैसे दिखाते हैं,
ग्रोथ दिखाते हैं पोलर एंड बेसिपिटल। इन दोनों के वर्ड के मीनिंग आपको बताता हूँ सिंपल फॉर्म में। पोलर मतलब क्या, जब समझो जो सेल है, ये सेल है, ये सेल है, मैं पैरेनकाइमेटस सेल बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस सेल से इस सेल में न्यूट्रिशन अगर पास करना है, ठीक है, तब क्या होता है, एक्टिवली पास होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रहते हैं, यहाँ से कुछ सोल्यूट इस सेल में चले जाएंगे, पर ऐसे नहीं चले जाएंगे। उसके लिए जो ये सेल और इस सेल के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, उसमें पीएच का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अंदर अगर पीएच 7 हो और इसके बाहर पीएच कुछ 4 हो, ठीक है, पीएच बता रहा हूं, मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, तो ये डिफरेंस एक्सक्रेट करेगा इस सोल्यूट को अंदर जाने के लिए, मतलब इट इज पोलर इन ओरिजिन। और ये चीज आसानी से नहीं होता, ये एक्टिव प्रोसेस है, इसको एटीपी यूटिलाइज होना जरूरी है, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम होता है, इसलिए ये एक्टिव प्रोसेस भी है। बेसिपिटल का मतलब क्या होता है, ये जब टिप में कोई रूट शूट के टिप में होता है, एक बार तैयार होता है तो टुवर्ड्स रूट्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में फ्लो होता है, दैट इज बेसिपिटल, ठीक है। ये दोनों के वर्ड के मीनिंग है, ठीक है। हमने ऑक्सीजन क्या, हमने जनरल देखा, अब इसके यूजेस देखे, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन या रोल। रोल क्या है, इसका लेंथ बढ़ने के लिए, प्लांट की लेंथ बढ़ने के लिए ये ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है इसमें, सेल एनलार्जमेंट, सेल एनलार्जमेंट करता है, ठीक है। और जो लैटरल ग्रोथ है उसकी, उसको वो कंट्रोल करता है, मतलब उसको रुकाता है, और उसको अपाइकल ग्रोथ को एनहांस करता है, ठीक है, मतलब अपाइकल डोमिनेंस मेंटेन करता है, लैटरल ग्रोथ को रोक के और अपाइकल अपाइकल ग्रोथ को एनहांस करके, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है, सेल सीनेसेंस को रोक देता है, सेल सीनेंस का वो बताया, ठीक है, माइटोसिस वगैरह सब उसका फंक्शन वगैरह रुक जाता है और बाद में सेल मर जाता है, वो उसको रुका देता है। डोरमेंसी ब्रेक करता है, ठीक है। डोरमेंसी आपको पता है, नोड्स के भी डोरमेंसी होती है, सीड की भी डोरमेंसी होती है, मतलब वो फेज रहता है उसमें इनएक्टिव होता, वो पार्ट एक्टिविटी नहीं बताता, एक क्लोज क्या बोलते हैं कंडीशन में चला जाता है जरा प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई एडवर्स कंडीशन रहेगी, विंटर रहेगी या पानी कम रहेगा, तो पेड़ को वो अलग अलग चीजें बनाने की मतलब ही नहीं बनता, उसके लिए एनर्जी नहीं रहेगी उसके पास, तो बचाने के लिए, न्यूट्रिशन बचाने के लिए वो पार्ट या पेड़ डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है, वो सीड डॉर्मेंट कंडीशन में चली जाती है, जब तक अच्छे कंडीशन फिर से ना आए, लौट आए तब तक, ठीक है। पर ये क्या करता है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है और प्लांट को या सीड को जर्मिनेट करने में मदद करता है, ठीक है, जर्मिनेशन इंक्रीज, ठीक है। और क्या बचा इसमें, हाँ, ये रूट और शूट को कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से करता है, अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन इंक्रीज, तो शूट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, या कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन डिक्रीज या कम रहेगा एक थ्रेशोल्ड तक, ठीक है, तब रूट डेवलपमेंट होता है, रूट की साइज बढ़ती है, ठीक है। और रूट के लैटरल ग्रोथ के लिए मदद होती है, रूट के लैटरल ग्रोथ, ये हो गया उसके रोल। अभी वैसे ही एप्लीकेशन में भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। पहला है कैलस फॉर्मेशन। कैलस आपको बताया अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मास होता है, अगर मेरिस्टेम को काटोगे, पेट्री प्लेट में आप उसको कल्चर करोगे, तो एकदम अनडिफरेंशिएटेड मास क्रिएट होगा, उससे अगर उससे फिर नया प्लांट डेवलप होगा, तो एक कैलस के डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन यूज होता है, ठीक है। दूसरा पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी के बारे में आपके सुना ही है, आपने बताया, मैं आपको बताया था फर्स्ट टॉपिक में, ठीक है, मतलब सीडलेस फ्रूट्स क्रिएट करने के लिए,
मतलब अगर वो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा विदाउट एंट्री ऑफ एनी पोलन और एनी मेल गैमेट्स। ओके, मतलब ओव्यूल है वो तो सीड बनेगा नहीं। अगर सीड नहीं बनेगा पर खाली उसका ओवर ही फ्रूट में कन्वर्ट होगा, मतलब क्या होगा? सीडलेस फ्रूट, पार्थिनोकार्पी इन वेरियस फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, बनाना वगैरह, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, और क्या हो सकता है? और इसे डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये भी एक ऑक्सीजन है। ये एक्चुअली हर्बिसाइड है। वो क्या करेगा, जो डाइकॉट है वीड्स, उसको मार डालेगा। और जो मोनोकॉट है, जो क्रॉप से रहते हैं, ज्यादा करके मोनोकॉट होते हैं, रागी बाजरा राइस वगैरह, ये मेज वगैरह, ये सब मोनोकॉट है, उनको कुछ नहीं करेगा। पर जो डाइकॉट वीड्स है उनको मार डालेगा। ठीक है, ये उसके कुछ एप्लीकेशंस है। ठीक है, और कुछ इंड्यूस करते हैं फ्लावरिंग, फ्लावरिंग इंड्यूस करने में काम आता है। ठीक है, किसमें? ग्रेप्स, लीची वगैरह, इस चीज में। ठीक है, और क्या? प्री मैच्योर ड्रूपिंग ऑफ फ्रूट्स, जैसे एप्पल पेयर, ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा ही फ्रूट बन गया और फटक से गिर गया। तो ये एब्सिसिक एसिड को बनने से रोकता है, एब्सिसिन लेयर को रोकता है। एब्सिसिन को रोकता है। एब्सिसिन क्या होता है दोस्तों? अगर ये देखो स्टेम है और ये साइड सड़ गई, ठीक है, ये सड़ गई एकदम। अभी ये सड़े हुई साइड को इंफेक्शन यहाँ ना स्प्रेड हो, ठीक है, और इसको न्यूट्रिशन पास ना हो, इसलिए प्लांट जानबूझ के करता है, इधर है ना, इसको तोड़ देता है। तो इस लेयर के बीच में एक छोटा सा लेयर फॉर्म होता है एब्सिसिक एसिड का, एक ट्रांसलूसेंट लेयर। उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन इधर पहुंचेंगे नहीं, धीरे धीरे ये पार्ट पूरा सूख जाएगा और नीचे गिर जाएगा। ये एब्सिसिक एसिड का रोल रहता है। पर उससे वैसे क्या होगा, अगर समझ हमें फ्रूट है, अगर फ्रूट एब्सिसिक एसिड ग्रो हुआ तो फ्रूट ज्यादा बड़ा बड़ा बनेगा नहीं और तुरंत गिर जाएगा। तो फार्मर्स क्या करते हैं, ये अपना ऑक्सीजन यूज करते हैं ताकि एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज ना हो या उसका रोल या एक्टिविटी इनिबिट हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी दूसरा है जिब्रेलिन। इसको जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, ये कहाँ फाउंड करते हैं ज्यादा? रूट टिप पे और जर्मिनेटिंग सीड में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एक जिबेन रिंग होती है। देखो दोस्तों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला बहुत बड़ा कंपाउंड रहता है, जैसे स्टीरॉयड होता है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। एक्चुअली मेरे को भी इतना ध्यान में नहीं है, आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि आप याद रखो। खाली याद रखो जिबेन रिंग, वैसे स्टीरॉयड रिंग पता है आपका, कोलेस्ट्रॉल वाला स्टीरॉयड रिंग, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, वैसे एक जिबेन रिंग होता है। ओके दोस्तों, जिबेन रिंग। और क्या होता, ये पहले कहाँ फाउंड आउट हुआ? पहले ये एक बैक्टीरिया है जिब्रेला फिजिकुराई, इससे फाउंड आउट हुआ था, ये सीक्रेट किया था बैक्टीरिया। ठीक है, फंगस है, सॉरी, ये फंगस से। ठीक है, और इसका प्रिकर्सर क्या है? मेवलोनिक एसिड। फंगस, हाँ से, ये उसका प्रिकर्सर, मतलब मेवलोनिक एसिड से जिब्रेलिन सीक्रेट मतलब सिंथेसाइज होता है प्लांट में। ठीक है,
ऐसे बहुत सारे 150 से ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड से रहते हैं, ठीक है। उसमें ये GA3 एक कॉमन है। अच्छा, फिर इसके अभी फिजियोलॉजिकल रोल क्या हो सकते हैं, कोई रोल और एप्लीकेशन। एक होगा, ये जर्मिनेशन को मदद करता है, जर्मिनेशन करता है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है। दूसरा, सेल सेनेसेंस को डिले करता है। सेनेसेंस को बताया आपको, सेनेसेंस का मतलब, ठीक है। एब्सिसिक एसिड फॉर्म करने से मदद ये करता है, क्या बोलते हैं, इनिबिट करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इट एलोंगेट्स द स्टेम। स्टेम के एलोंगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है, और बस, ओके। देखो दोस्तों, और एक चीज लिखा है इसमें, जर्मिनेशन अमाइलस सीक्रेट होने में मदद करता है, ठीक है। अभी देखो, अमाइलस ऐसा एक एंजाइम है, ठीक है, जो स्टार्च को ब्रेक करके ग्लूकोज, डेक्सट्रीन वगैरह जो अवेलेबल जो फ्री शुगर्स है उसमें कन्वर्ट करता है, जिससे एनर्जी मिलती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जर्मिनेशन में हमको एनर्जी चाहिए क्योंकि प्लांट को ग्रो होना है। तो कहाँ से स्टार्च लेगा, कॉटिलेडन से, ठीक है, वहां पे स्टार्च रहेगा, एंडोस्पर्म है, वहां से स्टार्च रहेगा, वहां से स्टार्च ऐसे थोड़ी लेगा वो, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए अमाइलेस, अमाइलेस को ये एक्टिवेट करता है, कौन, जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। अभी एप्लीकेशन क्या है इसके, देखो, एप्लीकेशन भी सिंपल है, सेम फिलहाल तो वैसे ही है एप्लीकेशन। एक है साइज ऑफ फ्रूट इंक्रीज, ये फ्रूट साइज को इंक्रीज करने में क्या है? जैसे ग्रेप्स, ग्रेप्स के बंचेस, बंच साइज और फ्रूट साइज को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी में यूज होता है। और क्या हो सकता है, सेम यहाँ पे सेल सेनेसेंस को डिले करने के लिए और स्टेम साइज को इंक्रीज करने के लिए, वो एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। जर्मिनेशन को एनहांस करने के लिए, सीड के जर्मिनेशन को, कोई सीड जर्मिनेट नहीं करती, बहुत एलोंगेट डॉर्मेंट कंडीशन में चली जाती है, उसको जर्मिनेट करवाने के लिए, ठीक है। ये सारे उसके एप्लीकेशन है, एकदम सिंपल है, ठीक है। और फ्लावरिंग के लिए, देखो दोस्तों, एक वर्नलाइजेशन भी एक है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। वर्नलाइजेशन मतलब प्लांट को कोल्ड या चिल ट्रीटमेंट देते हैं, कोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं, उसके वजह से जो प्लांट है वो फ्लावरिंग क्रिएट देता है, ठीक है। पर उसके बजाय अगर उसको जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट किया जाए तो भी वो फ्लावरिंग है, तो कोल्ड ट्रीटमेंट वगैरह वो झंझट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये उसके रोल से और कुछ एप्लीकेशन है, इसे सेपरेट करके लिख दिया। देखते हैं आगे क्या है, साइटोकाइनेंस। ठीक है, साइटोकाइनेंस ये भी एक ग्रोथ प्रोमोटर है, ठीक है। कहाँ पे ये कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे मिला था, एक्चुअली ये सेल टिश्यू में मिला था ऑफ टोबैको प्लांट, ठीक है। इसका 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 केमिकल स्ट्रक्चर 6 फॉस्फोराइल अमाइनो प्यूरिन है, ओके। और और बहुत सारे साथ भी और भी है उसके स्ट्रक्चर, जैसे एक 6 बेंजाइल एडेनाइन है, वो भी आप लिख सकते हो, एक सिंथेटिकली स्ट्रक्चर, सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, ठीक है।
अभी इसके फिजियोलॉजिकल रोल क्या है? पहले तो ये सेल डिवीजन को एनहांस करता है, इंक्रीज सेल डिवीजन। ओके, और क्या क्या हो सकता है इसका? ये लैटरल बर्ड्स को एनहांस करता है, मतलब ये अपाइकल डोमिनेंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखता है। ठीक है, इट्स डिलेस सेनेसेंस। ओके, एंड डिलेस डोरमेंसी, ब्रेक्स द डोरमेंसी। अगर ब्रेक करा डोरमेंसी में इस इंक्रीजेस जर्मिनेशन ऑफ सीड, और डोरमेंसी बर्ड्स मतलब लैटरल बर्ड्स नोट्स वगैरह इनकी भी डोरमेंसी ब्रेक करता है, ताकि वो लैटरली प्लांट ग्रो हो पाए। ठीक है, बुशी बुशी दिखे बाद में। ठीक है, और क्या होता है? बस इतना ही आप लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि कुछ रेशियो रहता है इसका, जैसे ऑक्सिन, ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो। ठीक है, अगर ये बढ़ जाता है, ठीक है, ऑक्सिन कम साइटोकाइनिन ज्यादा, ठीक है, तब शुड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगर ये कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये कम हो गया तो शुड डेवलपमेंट, अगर बढ़ गया, ठीक है, तो रूट डेवलपमेंट होता है। ओके, इतना ही है। अभी ग्रोथ इनिबिटर्स में चले जाते हैं हम। ठीक है, तो ग्रोथ इनिबिटर में पहला हार्मोन है इथिलीन। इथिलीन आपको पता ही होगा, ठीक है, आपको कॉमन स्ट्रक्चर है CH नॉर्मल। तो ये गैसियस फॉर्म में होता है, तो ये ओनली गैसियस हार्मोन है। ठीक है, फर्स्ट फाउंड इन प्लांट्स, गैसियस हार्मोन। ये एनहांस करता है राइपनिंग को, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ओके, और ये कहाँ कहाँ सिंथेसाइज होता है? इन रूट्स, फ्रूट, शूट, एक्सेट्रा। ठीक है, चलो फिर इसका भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं हम। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये तो हमको पता ही है। तीसरा क्या हो सकता है इसका, कि ये एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफिल बढ़ाता है। ओके, देखो क्लोरोफाइलेस एक्चुअली एंजाइम रहता है जो क्लोरोफिल को डिग्रेड करता है। अगर क्लोरोफिल डिग्रेड होता है, मतलब क्लोरोफिल मतलब इसके वजह से ग्रीन कलर रहता है लीव्स में या फ्रूट में, तो वो अगर क्लोरोफाइलेस उसको क्लोरोफिल में डिग्रेड कर रहा है, मतलब उसका डिकलरेशन होगा, ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा। फ्रूट, लीव्स वगैरह वगैरह। ठीक है, और क्या कहता है, लैटरल डेवलपमेंट के लिए मदद करता है, लैटरल ग्रोथ। ओके, एनहांसेस सीनेसेंस। ओके,
ये सीनेसेंस को एनहांस करता है, मतलब ये प्रोमोट करता है कि वो माइटोसिस उसका नॉर्मल रुक जाए, ठीक है, और वो सेल डेथ हो जाए, ठीक है। और एप्सिसिन फॉर्मेशन, ये कुछ है, ठीक है। और ये इनिबिट करता है फ्लावरिंग को। ये कुछ उसके फंक्शंस है, आप देख सकते हो। ये आगे, आगे मैं पढ़ता हूँ क्या है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। पीए के फाइनल एब्सिसिक एसिड, इसको डॉर्मिन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डॉर्मेंसी एनहांस करता है, डॉर्मेंसी को प्रोमोट करता है, ठीक है। और इसका इसका स्ट्रक्चर कैसा है, केमिकल स्ट्रक्चर, दिस केमिकल स्ट्रक्चर इज अ 5 कार्बन सेस्क्विड टर्पिनॉइड। का प्रिकर्सर है वही मेबेलोनिक एसिड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और क्या है इसका, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, तो आपको पता ही है, उसी में मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके फिजियोलॉजिकल रोल देखते हैं। देखो, पहला फिजियोलॉजिकल रोल ये है कि ये स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब तब रिलीज होता है जब कुछ स्ट्रेस में आ गया प्लांट या एडवर्स कंडीशन आ गई, ठीक है। देखो, एडवर्स कंडीशन आप देख सकते हो कि पानी कम हो गया या कोई डिजीज आ गई या न्यूट्रिशन कम है, तो प्लांट का रोल क्या है, लाइफ को पहले बचाना, ठीक है। तो फ्लावरिंग वगैरह फ्रूटिंग वगैरह ये रोक दो, कि उस चीज में हमें ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। पहला एनर्जी कहाँ खर्च करनी है, लाइफ को बचाने। तो ये क्या कर सकता है, एब्सिसिक एसिड फॉर्मेशन, एब्सिशन लेयर, ओके, डीफ्लावरिंग, फ्लावर को डेवलप होने नहीं देता, डिफोलिएशन, हो सके तो कोई लीफ वगैरह अगर खराब हो गया उसको निकाल देना, ठीक है, मतलब पेड़ से पत्ते कम हो जाने, हो जाते हैं तभी, तब होता है। और क्या है उसका स्ट्रेस, स्ट्रेस रिएक्शन रहेगा उसका रिस्पॉन्ड, वो है कि इनहिबिट द इनहिबिट कैम्बियम डिफरेंशिएशन। किसमें डिफरेंशिएट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, वो डिफरेंशिएट होने से रोक देता है, मतलब प्लांट की लैटरल ग्रोथ भी रुक जाती है, ठीक है। और फिर क्या करता है, एंटी ट्रांसपेरेंट भी होता है ये, ट्रांसपिरेशन रोक देता है, कैसे? आपको पता है गार्ड सेल्स रहते हैं पिटियोल अपना स्टोमाटा में, और ये सेल्स रहेंगे, ये रहेगा पिटियोल होल, जहाँ से मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गार्ड सेल होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्टोमाटा का। ये होते हैं गार्ड सेल। अगर पोटेशियम बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये गार्ड सेल क्लोज होते हैं, ठीक है। और पोटेशियम अंदर आता है, इन्फ्लक्स होता है, तो ये गार्ड सेल ओपन होते हैं। तो ये क्या करवाता है, एब्सिसिक एसिड पोटेशियम को इफ्लक्स करवाता है, इफ्लक्स मतलब बाहर भेजता है, तो ये गार्ड सेल बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं तो क्या होता है, जो अंदर से जो
वाटर वेपर लूज होता है वो बंद हो जाता है, और वाटर कंजर्वेशन होती है प्लांट में। ये कभी जब पानी का कम हो, मतलब पानी को कंजर्व करना हो प्लांट को, या फिर जेरिक कंडीशन आई हो, तभी ये काम करता है। ठीक है, ये उसके डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब स्ट्रेस हार्मोन है इनफेक्ट। ठीक है, तो अभी आपका हो गया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको छोड़ो मत, ग्रोथ हार्मोन्स को। ओके, आगे देखता हूँ क्या है आगे। ठीक है, अभी आगे और एक टॉपिक है, वो है फोटो पीरियोडिज्म। देखो दोस्तों, कभी कभी पाया जाता है कि कुछ टेम्परेचर के वजह से कुछ प्लांट अलग रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हेट्रोफाइली भी देखा हम लोगों ने। टेम्परेचर के वजह से या इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन के वजह से उनका मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, उनके बिहेवियर में भी चेंज आते हैं। कोई मॉर्फोलॉजिकली अलग होता है, कोई फिजियोलॉजिकली अलग रोल बताता है। फॉर एग्जांपल कोई रिप्रोडक्शन बताता है कोई अच्छे कंडीशन में, या फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग चालू करता है, या कोई कोई फ्लावरिंग बंद करता है, उस टाइम फ्लावरिंग होती नहीं है। तो एक फोटो पीरियोडिज्म एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट है, उसमें जो ये फिजियोलॉजिकली स्पेशली रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियोडिज्म, मतलब कितने टाइम तक वो प्लांट लाइट को एक्सपोज है, ठीक है, उसके ऊपर डिटरमाइन होता है कि वो रिप्रोडक्शन करेगा या फिर फ्लावरिंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज फोटो पीरियोडिज्म। मतलब इन शॉर्ट जो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप, इफेक्ट ऑफ लाइट, ओके, ऑन बिहेवियर ऑफ प्लांट, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, और स्पेशली रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी जो लाइट का क्या इफेक्ट करेगा, एक है उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, इंटेंसिटी, या ड्यूरेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है ड्यूरेशन, क्योंकि ये इतने इफेक्ट नहीं करवाते जितना ड्यूरेशन का इफेक्ट करवाता है, किसके ऊपर, रिप्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, और ये चीज दो लोग थे, दो साइंटिस्ट थे, उनके एक्सपेरिमेंट से पता चला। ठीक है, कौन से दो लोग थे, गार्नर और अलार्ट। उन्होंने ऑब्जर्व किया दो प्लांट, एक सोयाबीन, ठीक है, दूसरा दूसरा एक टोबैको वैरायटी था, मेल एंड मेमथ। ठीक है, उनको ये पता चला कि ये फ्लावरिंग करता है एट एंड या लेट ऑफ समर, मतलब इन शॉर्ट समर खत्म होने में, और ये फ्लावरिंग करता है विंटर में। ठीक है, तब उन्हें कुछ ऑब्जर्वेशन किया कि ऐसा होता क्यों है। इनफैक्ट अगर सॉरी सोयाबीन का जर्मिनेशन अगर विंटर में होगा या कोई भी मंथ में हो, पर उसका फ्लावरिंग एंड ऑफ समर में होता है, वैसे मेरीलैंड मेमथ का, मतलब टोबैको प्लांट का, इस वैरायटी टोबैको प्लांट की, उसका भी अगर कोई भी सीजन में उसका जर्मिनेशन हो, या कोई भी जर्मिने मतलब कोई भी कंडीशन में उसका क्या बोलते हैं जर्मिनेशन या फिर प्लांटेशन हुआ रहेगा, पर वो फ्लावरिंग खाली विंटर में करता है। तो ये क्यों? तो इसके लिए उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। एक है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग, और बाकी के जो फैक्टर्स है, जैसे न्यूट्रिशन, वाटर अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और क्या उन्होंने बोला, उन्होंने ये बोला कि ये जो लाइट है, ठीक है, ड्यूरेशन, उसको स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ लाइट बोले, इसको दूसरा नाम रखा उन्होंने फोटो पीरियड। और जो प्लांट ये फेनोमेना बताते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, उसको फेनोमेना को बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी उस क्लासिफिकेशन से, मतलब वो फाइंडिंग से, प्लांट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। अभी इसमें नहीं है, मैं अलग स्लाइड में डालता हूं। एक लॉन्ग डे प्लांट, एक है शॉर्ट डे प्लांट, एक है डे न्यूट्रल प्लांट। ओके, देख, फिर लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, ये प्लांट, इस टाइप के प्लांट तभी फ्लावरिंग या रिप्रोडक्शन बताएंगे कब, जब दिन बड़ा हो, दिन की लेंथ बड़ी हो। और हमें पता है दिन की लेंथ हमेशा समर इस सीजन में बड़ी होती है, मतलब ये प्लांट, ओके, फ्लावर, फ्लावर मतलब रिप्रोडक्शन, ओके, कहाँ बताएगा, समर, जब डे लाइट ज्यादा होती है, लाइट ड्यूरेशन, ठीक है, ये हो गया। अगर समझो ये प्लांट विंटर के टाइम, विंटर के टाइम लॉन्ग डे प्लांट विंटर के टाइम फ्लावरिंग बताएगा नहीं, ठीक है। पर उस समय हमने रात को, ठीक है, रात के टाइम अगर उस पे लाइट, लाइट मारी, ठीक है, मतलब हमने आर्टिफिशियली उसके टाइम ऑफ एक्सपोजर टू लाइट इंक्रीज की, आर्टिफिशियल लाइट डाल के, तब ये फ्लावरिंग बताएगा, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर इंड्यूसेस फ्लावरिंग, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, पी, रेडिश, एक्सेट्रा, कैबेज वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है, ये हो गया। और इसको फिर शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि पता लॉन्ग डे रहेगा तो शॉर्ट नाइट रहेगा उस सीजन में, ठीक है, इसको शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोलते हैं। अभी शॉर्ट डे प्लांट क्या होगा, शॉर्ट डे कब होता है, विंटर के टाइम, ठीक है, तब रात रात बड़ी होती है और दिन बहुत छोटा रहता है, ठीक है, तो फ्लावर या रिप्रोडक्शन इन विंटर, where photoperiodism या photoperiodic time is less, ओके। अभी क्या होगा, इस प्लांट में विंटर के टाइम के रात के टाइम, ठीक है, विंटर के रात के टाइम अगर हम लोगों ने उसके ऊपर लाइट मारी, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली हम लोग उसको लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब फोटो पीरियड, क्रिटिकल फोटो पीरियड, ठीक है, उससे हम ज्यादा उसको लाइट दे रहे हैं। क्रिटिकल फोटो पीरियड मतलब एक थ्रेशोल्ड होता है, एक बेसलाइन होती है, अगर उसके नीचे आप लाइट रखोगे तो फ्लावरिंग देगा। पर हम लोग, ठीक है, उस क्रिटिकल थ्रेशोल्ड के ऊपर लाइट दे रहे हैं, मतलब ज्यादा लाइट दे रहे हैं उसको, दिन में तो लाइट मिल रही है, पर उनको रात को भी लाइट दे रहे हैं आर्टिफिशियली, तभी ये फ्लावरिंग करना बंद हो जाएगा, ठीक है। इफ आर्टिफिशियल लाइट इम्पोज ऑन प्लांट इन
नाइट या डार्कनेस, ओके, ड्यूरिंग विंटर, विंटर हो या समर, समर में तो देगा ही नहीं अपना फ्लावर, है ना। डे डे न्यूट्रल, अच्छा इसका एग्जांपल देना रह गया। इसका एग्जांपल देखो दोस्तों, वही एग्जांपल से जो दोनों ने एक्सपेरिमेंट की थी उसी में से आप दे सकते हो, जो सोयाबीन और टोबैको। ओके, डे न्यूट्रल मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बोलते, समर हो या विंटर हो, डे डे ड्यूरेशन या लाइट ड्यूरेशन, फोटो पीरियड कैसा भी हो, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो फ्लावरिंग देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर। ओके, देखो ये हो गया। ओके, आगे देखते हैं। अभी इसके ऊपर ही हमें पता चल गया कि हाँ, फोटोपीरियडिज्म प्लांट बताता है, पर ये जो स्टिमुला है लाइट का, ड्यूरेशन का, वो कौन परसीव करता है, इसके रिसेप्टर कौन है, और रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं लीफ के ऊपर। ठीक है, देखते हैं, ऑर्गन्स फॉर रिसेप्शन ऑफ लाइट कहाँ होंगे, लीव्स के ऊपर, लीफ के लैमिना के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर। ठीक है, उसके सरफेस के ऊपर, ठीक है, क्या रहेंगे, पिगमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं फाइटोक्रोम। ठीक है, फाइटोक्रोम एक प्रोटीनिशियस पिगमेंट होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो ये सेल वॉल है इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये फाइटोक्रोम पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी ये स्टिमुलस कैसा जनरेट करता है, समझो लाइट इसके ऊपर गिरी, ठीक है, लीफ के ऊपर, तो ये फाइटोक्रोम ने सेंस किया, तो फाइटोक्रोम थोड़ा एक हार्मोन, हाइपोथेटिकली एक हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है, इसको नाम बोलते हैं फ्लोरिजेन। ठीक है, और वो फिर अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट में फ्लोएम थ्रू सिग्नल पहुंचाते हैं, इसलिए उसको हार्मोन भी बोले जाता है फ्लोरिजेन को। ठीक है, ये उसका इन ब्रीफ मैकेनिज्म है। ठीक है, अभी इसके ऊपर इन्होंने कुछ हेनरी और बॉटविक ने एक हेनरी एंड बॉटविक, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने पता चला, ठीक है, ये जो फाइटोक्रोम है ये एक्चुअली दो अलग अलग रेडिएशन में या लाइट में अलग अलग बिहेव करता है, जैसे रेड लाइट और एक फार रेड लाइट। देखो दोस्तों, अभी ये जो अगर आपने स्पेक्ट्रम देखा, ठीक है, विप ग्योर, ये विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। अभी जैसे वॉयलेट के इस तरफ चले जाओगे, अल्ट्रा वॉयलेट आएगा, बाद में फिर कॉस्मिक रे से ये सब आएंगे, मतलब यहाँ पे एनर्जी, ठीक है, बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रही है। जैसे हम रेड की तरफ चले जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। ठीक है, तो इधर आगे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको नियर अपना फार रेड, फार रेड, फिर बाद में इंफ्रारेड वगैरह ये सब चीजें, ऐसे एनर्जी कम होती जाएगी। तब इन दोनों ने
ठीक है, दो टाइप ऑफ लाइट यूज किया, हेनरिक एंड बॉथविक, हेनरिक, सॉरी हेनरी नहीं है, हेनरिक। ठीक है, दो टाइप ऑफ लाइट यूज किया, एक रेड लाइट, ठीक है, और एक फार रेड लाइट। रेड लाइट की वेवलेंथ थी, ओके, 660 नैनोमीटर, ओके, और फार रेड लाइट की वेवलेंथ थी 730। देखो देखो दोस्तों, अभी ये सेंस बनता है, क्योंकि जैसे आप राइट साइड चले जाओगे वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, वहां पे फार राइट, ठीक है। तो ये था 660 730, ठीक है। तभी ये फाइटोक्रोम है, वो अलग अलग इंटरचेंज होता था। फॉर एग्जांपल ये जब फाइटोक्रोम आर था, ठीक है, फाइटोक्रोम आर जो रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है एट 660 नैनोमीटर, इसे अगर रेड लाइट डाली, ठीक है, 660 नैनोमीटर, तो ये कन्वर्ट होता है पी एफ आर, ठीक है, मतलब फाइटोक्रोम फार रेड लाइट। और ये इसको फिर से अगर आपने फार रेड लाइट इसके ऊपर इंपोज की, ठीक है, कितनी, 730 नैनोमीटर की फार रेड लाइट, दोस्तों ये फिर से जाता है, बनता है पीआर। अभी दोस्तों देखो, दिन में धूप ज्यादा होती है, उसकी लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है, इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। तो आप लॉजिकली देखो, उस लाइट में आर ज्यादा रहेगा कि एफ आर ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली आर ज्यादा रहेगा, है ना, मतलब रेड लाइट ज्यादा होगी उसमें। तब दिन में, ठीक है, ये जो पी एफ आर है, जो पी आर है, वो क्या लेगा, लाइट लेगा, रेड लाइट, और कन्वर्ट होएगा ये इसमें, कभी डे में और नाइट में, ठीक है, नाइट में या शाम के टाइम लाइट बहुत कम होती है। पर दोस्तों आपको लगता होगा कि एकदम पिच अंधेरा नहीं होता, थोड़ा सा रेडिएशन होता है हमेशा एनवायरमेंट में, तो उसमें फार रेड लाइट होगी एज कंपेयर टू रेड लाइट, ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो जो एफ आर बना, पी एफ आर, फाइटोक्रोम फार रेड, वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, फार रेड लाइट, ठीक है, कम एनर्जी वाली, ज्यादा वेरिएंट वाली, और फिर से बनेगा ये एट नाइट, ये हो जाएगा। ये उन्होंने फाइंडिंग निकाली, ठीक है। अभी ये जो मैं आपको बताया, ठीक है, ये मैकेनिज्म, ये पीआर और पीएफआर में इंटर कन्वर्जन होता है, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, हमें देखना है कि फ्लावरिंग होता है कि नहीं, किस में, एचडीपी में, मतलब फॉर एग्जांपल शॉर्ट डे प्लांट में। अभी देखो, पीएफआर इनहिबिट्स द एचडीपी, पीएफआर इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन एसडीपी, मतलब शॉर्ट डे प्लांट। देखो शॉर्ट डे प्लांट मतलब विंटर, ठीक है, पीएफआर इनहिबिट्स, कैसे, अभी समझो एचडीपी पे, ठीक है, शॉर्ट डे प्लान में आपको समझाया था, अगर कोई लाइट इंपोज की, ठीक है, तो क्या होता है, रात के टाइम अगर लाइट इंपोज की तो फ्लावरिंग बंद होता है, और जो लाइट इंपोज होता है उसमें क्या होगा, ठीक है, उसमें रहेगा रेड लाइट, ठीक है, मतलब पी आर ड्यू टू दिस लाइट गेट कन्वर्टेड टू पी एफ आर, और ये पी एफ आर इनहिबिट करेगा फ्लावरिंग एचडीपी। समझ में आया बात, इसका एप्लीकेशन क्या है? सेम एप्लीकेशन आप एलडीपी में यूज कर, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होगा, आपके रात के टाइम, ठीक है, रात के टाइम ये पी एफ आर ज्यादा होगा, पर आपने अचानक से इसमें लाइट डाली, ठीक है, तो लाइट डाली तो लाइट के अंदर क्या था, रेड लाइट ज्यादा थी, विजिबल लाइट, तो रेड, सॉरी, पी एफ आर
ज़्यादा था, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब करके क्या बनेगा, पीआर, और पीआर इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग इन एलडीपी, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट। ये उसका मैकेनिज्म है, आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, फिर से मिलता हूँ, ओके।